विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि एनडीए का रिवीजन के लिए मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं आपका लेक्चर लेकर। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहला जो हमारे पास जो चैप्टर है आज, मतलब आज मैंने जो चैप्टर प्लान किया है, ये चैप्टर मैंने प्लान किया है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेफरेंस फ्रेम, फिर रेस्ट एंड मोशन, ये सिलेबस है आपका, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और ग्राफ जो है 3 ग्राफ पढ़ना है, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। फिर उसके बाद आपका फ्री फॉल मोशन है यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। तो ये देखिए सबसे पहला रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम सबको पता है, एक ऐसा फ्रेम होता है, रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है ठीक है ना, जहाँ पे मतलब कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा रेफर कर रहे हैं, जैसे ओरिजिन से एक व्यक्ति ये जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, तो हम इसको देख रहे हैं यानी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे फ्रेम को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इस पूरे फ्रेम को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि रेफरेंस फ्रेम कितने तरह के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल वो होता है इन विच नो एक्सेलरेशन आर ऑब्जर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें कोई भी एक्सेलरेशन ऑब्जर्व नहीं होता है एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है दैट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। चलिए ठीक है, न्यूटन्स लॉ होल्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, यानी हम ऐसे कह सकते हैं इन शॉर्ट, कई सारी किताबों में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, और नॉन इनर्शियल वो होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। यानी जो फ्रेम ही मूव कर रहा है, अगर ये फ्रेम है ऐसे, अगर ये इस तरह से फ्रेम है तो ये पूरा फ्रेम ही मूव करेगा तो वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल, और अगर फ्रेम रुका हुआ है बट आदमी मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन के बारे में भी आपको मैं बता दूं, अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन सराउंडिंग्स। ठीक है, कहने का ये मतलब आप इसको रेस्ट एंड मोशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ में ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये टाइम एक्सिस है और ये मान लीजिए कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है या डिस्टेंस एक्सिस है, तो समय बदल रहा है, या इसको पोजीशन भी कह सकते हैं हम, इसको हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अगर टाइम बढ़ रही है, अगर टाइम बढ़ रही है बट पोजीशन जो है वो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, यानी टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा तो हम उसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और अगर टाइम चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है तो हम उसको कहेंगे मोशन में है। ठीक है, ये हो गया उसका। उसके बाद आपका हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबको पता है डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो और ये देखिए एक्चुअल पाथ, ये पार्टिकल ए जो है यहाँ से चलना शुरू किया और ये इस तरह से जाता है, तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ होगा वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्पीड है, तो स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 बाई टी टू माइनस टी वन। देखिए ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। उसके बाद एक्सीलरेशन होता है एवरेज, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है डेल वी बाई डेल टी, या कह सकते हैं v2 माइनस v1 बाई टी टू माइनस टी वन, या कह सकते हैं टोटल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम। और
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है d2x/dt2 या कह सकते हैं dv/dt। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, इसमें आपको स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताया। यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन जा रहा है और ये आपका इसका स्पीड दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड और इसका भी स्पीड दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड। नीचे एक और ऑरेंज कलर का फिगर है और इसमें दिया हुआ ये +2 मीटर पर सेकंड और ये -2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ऊपर वाला जो एरो है उसमें आपका प्लस माइनस नहीं है और नीचे वाला जो एरो है इसमें प्लस माइनस है, क्योंकि इधर अगर प्लस लिया है तो इस तरफ क्या ले लेगा, ये ले लेगा आपका माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी हम साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट है आपका एक्सटीवीटी एंड एटी ग्राफ। ठीक है, तो एक्सटीवीटी एंड एटी ग्राफ हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आप सिंपली इतना समझ लो कि इसके बारे में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ग्राफ जो होता है ना हमें 3-4 ग्राफ पढ़ना है, तो आप ऐसे समझो ये एक्स है और ये टी है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। फिर आपका एक ग्राफ ऐसे है, ये एक्स है और ये टी है और ये ग्राफ ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, या कह सकते हैं कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, ऐसे कह सकते हैं। अब ये देखिए ये आपका हो गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी। टोटल 4 ग्राफ पढ़ना है, हर चाहे आप एक्स टी पढ़ो चाहे वी टी पढ़ो, तो ये आपका आगे आएगा। ग्राफ जो है ये मैं आपको आगे डील करूँगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है ऐसा, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, क्या बोला गया है कि s बराबर दिया हुआ है 2t³ + 3t² + 2t + 8 और बोल रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन 0 हो जाए। मतलब कोई पार्टिकल जो है वो मोशन कर रही है। ठीक है, और मोशन अगर वो कर रही है तो उसके बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच का, टाइम और पोजीशन के बीच का जो रिलेशन है वो दिया हुआ है। तो अगर ये रिलेशन दिया हुआ तो हमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन 0, वो समय निकालिए जिस समय पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो हमें देखिए पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन दिया हुआ है, तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको s दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, अगर आपको s दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है ds/dt होता है। तो हम यहाँ पर क्या है कि ds/dt निकालें, तो ds/dt क्या हो जाएगा 2t³ है, तो 2 तो कांस्टेंट है और t³ का हो जाएगा, ये आपका 2t³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 60² और फिर 3t² का हो जाएगा 60 और ये आपका 2t का हो जाएगा 2 और लास्ट में 8 है उसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस समय यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा ये वेलोसिटी निकल गया और जैसे वेलोसिटी निकला है उसी तरह से एक्सेलरेशन निकाल देंगे, dv/dt करेंगे, यानी हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब देखिए एक्सेलरेशन जो मेरे पास आया है वो 12t + 6 आया। तो जब एक्सेलरेशन का यहाँ पर जब बोल रहा है कि वो समय निकालिए जिस समय एक्सेलरेशन 0 हो, तो मैंने एक्सेलरेशन को 0 कर दिया। तो 0 करके जब हम एक्सेलरेशन को टाइम निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, t = -1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हो नॉट पॉसिबल, इसका मतलब क्या है, क्योंकि टाइम जो है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव टाइम ऑलवेज क्या होगा, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस टी रिलेशन दिया हुआ रहे और आपको v पूछ दे, a पूछ दे, ये पूछ दे कि एक्सेलरेशन कितना मतलब जीरो एक्सेलरेशन के लिए कितने टाइम होगा, या फिर ये पूछ दे कि t = 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, कुछ भी पूछ दे। तो ऐसे सवाल जो है कई बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए v बराबर दिया हुआ 4t, ये टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन दिया और बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन t = 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन है, गिवन क्या है, v बराबर 40 ये दिया हुआ है और हमें क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह कम है इसमें, बट मैं आपको साइड में बताता हूँ। देखो आप ये याद रखना, आप जैसे x है, v है और a है, मतलब ये पोजीशन है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो अगर हमें इधर जाना पड़े, यानी कि xt दिया हुआ है और वेलोसिटी पूछे, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर वापस आना पड़े तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें क्या पूछ दिया हुआ है, vt रिलेशन दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो अगर vt रिलेशन दिया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो vt रिलेशन
दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या ये करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पे, हाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम करेंगे, कहाँ गया, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है, हाँ अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वीटी रिलेशन दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो जब वीटी रिलेशन दिया हुआ और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इंटीग्रेट करो। तो v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी इक्वल्स टू 4t हो गया। और हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, बोला t बराबर 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, तो मैंने ले लिया लिमिट 2 सेकंड से 4 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 पोजीशन पे था, ठीक है। और मान लेते हैं, मतलब मैंने मान लिया ऐसा कि इनिशियली ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पे था और फाइनली जो है वो x पे था, ठीक है। तो हमें x निकल जाएगा यहाँ से 4t इंटू डी टी, तो इसका t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है। तो इस तरह से हम सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो यह आपका 24 मीटर इज द आंसर, यानी कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच पार्टिकल्स कितनी दूर चला, 24 मीटर चला, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर दिया है इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एयर डिस्टेंस है, एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा एंड जयपुर इज 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, एंड द रोड डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि अ डिलक्स बस विच मूव्स फ्रॉम जयपुर टू कोटा टेक्स 8 आवर्स, ये 8 आवर्स है ना, 8 आवर्स, वाइल एरोप्लेन रीचेस इन जस्ट 15 मिनट्स। तो हमें बोल रहा है कि कोटा से जयपुर के बीच की जो रोड एयर डिस्टेंस है वो 260 किलोमीटर है और जो रोड डिस्टेंस है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक एरोप्लेन जो है वो 15 मिनट में पहुंचा देती है, जबकि बस जो है लग्जरी बस, कौन सा बस दिया, डीलक्स बस है, हाँ डीलक्स बस है, वो 8 घंटा लेती है। तो अगर ये डीलक्स बस 8 घंटा लेती है तो इसमें पूछ क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी बराबर मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरोप्लेन के लिए क्या है, एवरेज स्पीड, हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एरोप्लेन के लिए, नहीं पहला नहीं तीसरा, पहला यहाँ पर है, हमें क्या निकालना, पहला क्वेश्चन पे निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर। तो बस का एवरेज स्पीड किलोमीटर में, तो बस कितना किलोमीटर चलेगा, 260 किलोमीटर, क्योंकि वो बाय रोड जाएगा, और उतना जाने में कितना टाइम समय लगा 8 आवर लगा। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल करेंगे तो नहीं, उल्टा मैं बता रहा हूँ, हाँ सॉरी, 260 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है, रोड डिस्टेंस है 320 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर, और 320 किलोमीटर जाने में बस को लग रहा है 8 आवर्स। तो 8 आवर्स जो है वो 320 बाई 8 करेंगे, ठीक है। तो वो जो आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा, मतलब पहला ये हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो देखिए बस भले ही रोड से गई है, लेकिन उसके लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जब हम बस से मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से चले जाओ कोपरगांव से आप चले जाओ मुंबई, तो मुंबई से कोपरगांव से मुंबई जो है बाय रोड 240 किलोमीटर है, बट एयर अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आपको बहुत कम समय लगेगा, और यानी एयर डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात अगर की जाए तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, एयर डिस्टेंस लेंगे। ऑलवेज याद रखना, चाहे सवाल कैसा भी हो, सवाल में अगर एयर डिस्टेंस दे दिया और रोड डिस्टेंस दे दिया और आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो हम कौन सा डिस्टेंस पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे एयर डिस्टेंस वेलोसिटी के लिए। और अगर स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो हम रोड वाला डिस्टेंस पकड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका 260/8 यानी 32.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका इसका एवरेज वेलोसिटी बस का।
अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो एरोप्लेन का एक्चुअल पाथ क्या था, एरोप्लेन तो एक्चुअली में इसी से गया, 260 किलोमीटर ही उड़ा ना वो, एक्चुअल में तो वैसे ही गया वो। तो एरोप्लेन का हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 15 मिनट, और 15 मिनट को आप आवर में बदल सकते हैं, तो 50/60 हो जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा, मतलब सॉल्व करके हो जाएगा आपका 1040 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए आपका एरोप्लेन का स्पीड बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए, ठीक है, तभी तो वो 15 मिनट पहुँचा रहा है। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, और इस तरह का मतलब जो क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट होता है एनडीए में, ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 4 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है इसमें 4 में, मतलब मैंने 4 पॉइंट बनाया है इसका, इसमें 4 में से हो सकता है एक सवाल कोई भी आपको पूछ दे, ठीक है। तो एक टाइप का आपका ये सवाल हो गया। फिर आपका दूसरा एक सवाल हो गया आपका, यहाँ पर देखिए ये जेईई मेंस लेवल का सवाल है, बट इसको क्या करें, स्किप कर दे क्या, स्किप करने से फ़ायदा है, हाँ इसको स्किप कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसको स्किप करते हैं। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, ग्राफ मेथड एंड इंटीग्रेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बनाया हुआ है, ठीक है, बट हमें डेरिवेशन नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन समझना है। ये देखिए v बराबर यू प्लस 80, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ये सबको याद रहता है, नहीं कहने से भी याद रहता है, बट इसमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात इधर इसमें है, इसमें इधर है। इसमें जो s होता है इसको कई लोग डिस्टेंस समझते हैं, बट देखिए s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, a आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t टाइम है, v फाइनल वेलोसिटी और u इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपका याद रखने वाली बात, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे में देखिए इसका प्रूफ दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो v बराबर यू टी ये पहला है, ठीक है। तो प्रूफ में आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, और आगे बढ़ जाता हूँ, और आगे बढ़ जाता हूँ, हाँ यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिया एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक चौथा इक्वेशन है, तो एस एन इक्वल्स टू यू प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 2n-1, ये भी एक होता है एस एन, मतलब nth सेकंड में अगर आपसे पूछा जाए कि nth सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है nth सेकंड में अगर पूछा जाए, तो ये वाला देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है आपका। nth सेकंड में आपसे पूछा जाएगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, मतलब कोई पार्टिकल मान लीजिए चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो बोलेगा कि 7वें सेकंड में कितनी दूर चली, ठीक है, और इनिशियली वो 0 थी और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही थी, तो u के जगह पर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो 1/2 और इंटू एक्सेलरेशन कितना था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2n-1, n फॉर नेक्स्ट है ना, तो n 2n-1, मतलब तो n की जगह पर 7 है, तो 7 दूनी 14 और 1 13 होगा, तो 13/2, मतलब उतना 13/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 स्लाइड बढ़ गया नहीं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए अगर आपके सवाल में टी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए टी दिया हुआ है और वी पूछ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी बराबर यू प्लस 80 लगाएंगे। टी दिया हुआ है और एस पूछ रहा है, तो हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे। एस दिया हुआ है और वी पूछ रहा है, तो हम लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये मतलब ओवरऑल एक बता रहा हूँ। तो आपको देखिए नोट में क्या लिखा है, पॉइंट 1, 2 एंड 3 को ऑलवेज माइंड में रखें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मतलब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ये तीनों पॉइंट को आप अपने माइंड में ऑलवेज रखें, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए मज़े की बात ये है, कहाँ गया, हाँ मज़े की बात ये है कि ये जो इक्वेशन, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो गोल्डन पॉइंट्स मैं लिख के यहाँ पर गोल्डन पॉइंट्स लिखा हूँ, ये आपको कभी कभी क्या होता है ना कि उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता, बट एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपका इसमें से काम चल जाएगा, ठीक है। जेईई मेंस के लिए हो सकता है कि ये उतना कारगर साबित नहीं हो, लेकिन अगर आप एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप याद रखते हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर फॉर्म सही है,
तो आपको पूछ देगा। तो आपको ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू वैक्टर ए इंटू वैक्टर एस, ठीक है, वैक्टर वी बराबर वैक्टर यू प्लस वैक्टर ए इंटू टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोलोगे सर आपने वी स्क्वायर और यू स्क्वायर में वैक्टर का सिंबल नहीं दिया है, क्योंकि बेटा वैक्टर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। तो ये 4 इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का जो टाइप होता है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो है हम लोग देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, हाँ सॉरी, मोशन इन वन डायमेंशन, हाँ। तो मोशन इन वन डायमेंशन का जो एक पहलू होता है, एक तो होता है कि ऑब्जेक्ट एकदम सीधा लाइन में चले, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे से अगर नीचे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये डायग्राम दिखी, ये डायग्राम दिखा हुआ, इस डायग्राम में क्या दिखा हुआ, ये ग्राउंड है और ग्राउंड में एक टावर है, टावर पे एक लड़का खड़ा है और वहाँ एक पार्टिकल को नीचे ड्रॉप कर रहा है, तो पार्टिकल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के जितने भी मोशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर कह सकते हैं फ्री फॉल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी होता है, और जी की वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड, जी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, या फिर इसको अगर फीट पर स्क्वायर में लिखना है तो 32 फीट पर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ जी जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर हम इसको डाउनवर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑलवेज डाउनवर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है, हम ऑलवेज क्या याद रखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी डायरेक्शन जो होता है जी का, चूंकि ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन है तो ये आपका ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो इसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में एकदम हल्का क्वेश्चन अगर एनडीए बनाएगा तो ये भी पूछ देगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी इन ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी। तो कभी भी डाउनवर्ड मत लिखना, आप क्या लिखोगे, मोशन अंडर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है या डाउनवर्ड, बट ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम ये याद रखें कि सेंटर के, अर्थ के सेंटर के तरफ, ठीक है, किसके सेंटर की तरफ, पृथ्वी के सेंटर की तरफ होता है जी का डायरेक्शन। ओके, नाउ द सेकंड, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए केस 1, इसमें केसेस होता है अलग अलग केसेस, ठीक है। तो ये सारा उतना ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ ये देख लो कि इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है केस 1 में क्या लिया गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। तो ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो यहाँ पर देखिए यू पे ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट यू पे है तो यू से यहाँ से फेंका गया ऑब्जेक्ट को, तो यू के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर वापस ये नीचे आएगा, ठीक है, वापस ये कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। यहाँ से ऐसे फेंका गया, यहाँ पर ऐसे फेंका गया, तो ऐसे जाकर फिर वापस ये नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच हाइट पे मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या होंगे, ये देखिए v बराबर यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर यू माइनस जी टी। एच बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एच इक्वल्स टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और उसी तरह से हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, एंड एच एस एनथ होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर एच एनथ हो जाएगा, मतलब एनथ सेकंड में कितनी ऊंचाई तक वस्तु गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा u माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो मिलता जुलता है, यहाँ पर सिर्फ प्लस जी की जगह पर हम क्या कर देंगे, ए की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस जी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए नोट क्या रखना है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता है, जब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, तो मैक्सिमम हाइट जब भी पूछा जाएगा तो आप वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्यों 0 मानेंगे, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका गया, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक मैक्सिमम हाइट गई तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ आपने दिया होगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, यहाँ पर v हो जाएगा 0। तो इसलिए अगर ये 0 होता है u इक्वल्स टू जी टी हो जाएगा, और हो जाएगा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो u बराबर यहाँ से u बराबर जी टी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलने से लोग ये ऐसा समझते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में घुस गए। भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं घुसे हम, ठीक है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में घुसे ही नहीं। हम कहाँ पे हैं, हम हैं आपका मोशन इन वन डायमेंशन में, यानी मोशन अंडर फ्री फॉल में, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2D मोशन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर वस्तु हवा में रही। यहाँ पर भी देख लीजिए, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वस्तु पहले ऊपर जाएगी, तो जाने का मान लेते हैं t1 समय और आने का t2 समय, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, ठीक है।
और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सिर्फ पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका यू ऑफ जी, यू बाई जी, मतलब T1 जो होगा आपका, T1 कहीं पर निकाला गया होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर T इक्वल्स टू लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो है ना T इक्वल्स टू दिस T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो T1 की वैल्यू भी उतनी होगी, क्योंकि जितनी देर वस्तु को ऊपर जाने में लगेगी उतनी ही देर वस्तु को नीचे आने में भी लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद से आपका इस तरह से है आपका, यहाँ पर देख लीजिए T1 निकाला गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये भी पूछता है कि वो मैक्सिमम ऊपर जाने में कितना समय लगा। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी केस 2। तो केस 2 क्या होता है, इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सम इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो ऊपर से ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट h हाइट पर ऑलरेडी है ये, और ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो ऊपर से नीचे फेंका गया यानी v का डायरेक्शन भी नीचे, u का डायरेक्शन भी नीचे, और यहाँ पर ये जो g है, g का डायरेक्शन भी क्या है, नीचे है, तो v u g तीनों का डायरेक्शन नीचे, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ जहाँ पर माइनस लिख रहे थे वहाँ पर, यहाँ पर सब जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका। उसके बाद देखिए इसमें केस 3 में है, केस 3 में क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अगर ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से अगर फेंका गया तो, ठीक है, कुछ हाइट से अगर फेंका गया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसको नीचे फेंका गया है इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, नीचे फेंका गया तो नीचे आएगा ये, तो उस समय देखिए v है आपका नीचे, g भी नीचे, और u क्या है, u 0 है, तो अगर u 0 हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर देखिए इस वाले स्लाइड में और इसके पहले वाले स्लाइड में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन कैसे होगा, आप कन्फ्यूज कैसे नहीं, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका गया है, यहाँ पर नीचे की तरफ फेंका गया है, बट इस वाले स्लाइड में देखिए यहाँ पर फेंका नहीं गया है, हाथ को ऐसे ही रखा जरूर है, यहाँ से जस्ट छोड़ दिया है। ठीक है, तो फेंकना और छोड़ना में दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर लिखा है ड्रॉप्ड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से अगर ड्रॉप किया जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका इस तरह से हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका u सॉरी v बराबर u प्लस GT होता है, तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियली 0 पे था। ठीक है, और नीचे आया तो v बराबर हो जाएगा आपका GT, उसके बाद हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो इस तरह से ये सब है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से करेंगे। तो ये सारा थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एनडीए जो है 70% जो क्वेश्चन पूछी जाती है एनडीए में वो आपका पूरा थ्योरी बेस्ड रहता है, 30% जो वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। ठीक है, या फिर 60-40 का रेशियो रहे या 70-30 का रेशियो रहे, 60% अगर थ्योरी पूछेगा तो 40% न्यूमेरिकल पूछेगा, और अगर 70% थ्योरी पूछेगा तो 30% न्यूमेरिकल पूछेगा, ये होता है रेशियो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, ठीक है, तो ये कैसे होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, तो पहले ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाने के बाद ये धीरे धीरे फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये नीचे आएगा। तो इस केस में आपका जो पूछता है आपसे मैक्सिमम हाइट कितना चला, तो मैक्सिमम हाइट कितना चला, तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, तो जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका इस पॉइंट से, तो ये ऑब्जेक्ट पहले देखिए h हाइट तक पहले गया और फिर h हाइट तक तो यहाँ तक था, तो h चला ऊपर और फिर h तक आया और फिर नीचे h आया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट उतनी चला। तो ये सारा चीज़ है। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये आपका अगर देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें, तो सारा कुछ वही है। v की जगह पर माइनस यू ले लिया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, इसलिए v की जगह सॉरी इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू लिया गया, बट माइनस यू का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2u ही आएगा, लेकिन इसमें इक्वेशन नंबर 3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, और अगले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे इसमें से देखिए एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है
ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब इसी टाइप के पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि बोल रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, डायग्राम में देखिए, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी दिया गया बॉल को कितना, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई। अच्छा, ये टावर जो है वो 40 मीटर की ऊंचाई पर टावर है, और यहाँ से यू वेलोसिटी दिया गया बॉल को, तो यू बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो पहले बॉल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर आप उसके बाद फिर नीचे आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एस बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो ऊपर फेंका गया है, एच हाइट से ऊपर फेंका गया है, यानी इसके जस्ट पहले वाला केस, ये वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एच बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू हम क्या लेंगे, शुरू में जब -40 लेंगे, क्योंकि हम ओरिजिन मान रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम ओरिजिन मान रहे हैं। तो अगर हम ये ओरिजिन मान रहे हैं तो इसके नीचे वाला माइनस हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एच इक्वल्स टू -40, और तो -40 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 10t, 10 क्यों लिया गया, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। 10t माइनस 1/2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 हम ले लिए जी का वैल्यू, और ये टी स्क्वायर, तो हमें यहाँ से टी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम निकला है, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाया गया यहाँ पर, आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये 2 ने 10 को मार दिया, ये 2 ने 10 को मार दिया, तो ये आपका बच गया। फिर उसके बाद 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपको -40 इक्वल्स टू 10t स्क्वायर इस वाले लाइन पे, ठीक है, ये वाला लाइन पे -40 इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, एंड 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया आपका ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इतना आपका इस तरह से, मतलब ये यहाँ पर देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस वाले लाइन पे टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको तोड़ के ऐसे करके तोड़ के हम निकाल लिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 को हम तोड़ेंगे, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और 8 -8 तो -8 हो जाएगा, तो -4 प्लस 2t कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा t-4, और फिर ये बचेगा +2, और फिर यहाँ पर +2 कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया t-4। फिर दोनों में से पूरे में से t-4 का कॉमन ले लिए तो ये बच गया t+2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम टाइम निकाले तो टाइम का 2 वैल्यू आया है, टाइम का वैल्यू आया आपका, यहाँ पर देखिए टाइम का वैल्यू आया है +4 एंड -2 आया है। तो -2 को वाइट कलर से सर्किल किया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हो नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए हम सीधा आएंगे अब ग्राफ पे। तो ग्राफ पे देखेंगे सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग XT ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। और x इसमें XT ग्राफ में x जो है पोजीशन और t जो है वो टाइम है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें सबसे पहला ग्राफ आपको ये पढ़ना है कि ये x है आपका, ये t है, और इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये लाइन आपका है वाइट वाला लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पर इस ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ नंबर 1 का मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि देखिए इसमें टाइम एक्सेस में देखिए टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन उसका चेंज हो ही नहीं रहा। उसी तरह से आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है। इसमें स्लोप निकालोगे XT स्लोप, ठीक है। तो XT स्लोप, जब हम XT का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो अगर ये थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये टेन थीटा क्या है, टेन थीटा होता है स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि XT ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ हो, XT का ग्राफ अगर ऐसा हो तो यहाँ पर थीटा कांस्टेंट हो जाता है, और अगर थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और अगर ये कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा दैट इज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका उल्टा अगर हम इसकी बात करेंगे इस वाले ग्राफ की, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री है, टाइम के साथ बनने वाली एंगल, मतलब थीटा क्या है, t के साथ बनने वाली एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम निकालेंगे तो टेन थीटा निकलेगा, और ये टेन 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है।
तो tan 0 डिग्री 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि अगर हम xt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। तो उसी तरह से हम ये जैसे ग्राफ देखें तो उसी तरह से ये भी हम ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ग्राफ नंबर 3 में थीटा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो टेन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। और अगर टेन थीटा इंक्रीज़ करेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। या फिर कह सकते हैं कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस ग्राफ में, ग्राफ नंबर 3 में, या तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा या फिर वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा। और इसका उल्टा, ठीक है। तो हम ग्राफ नंबर 3 में देखिए, ये वाइट कलर का बॉर्डर लाइन मैंने ये किया है, मतलब ये वाला, यहाँ पर देखिए आप, थीटा 0 है तो थीटा 0 है तो थीटा को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर चार चीज़ लिखा हुआ है। चार चीज़ क्या लिखा हुआ है, थीटा 0 हो सकता है पहला, दूसरा है थीटा कांस्टेंट हो सकता है, तीसरा है थीटा इंक्रीजिंग हो सकता है, और चौथा है थीटा डिक्रीजिंग हो सकता है। तो किसी भी ग्राफ में आपको चार ही चीज़ पढ़ना है। आपको थीटा के बारे में अगर जाना जाए तो थीटा हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें स्लोप के बारे में पता करना रहता है, ठीक है। क्योंकि टेन थीटा जब आप निकालोगे तो स्लोप निकालोगे, तो उस समय हमें जो पढ़ना रहता है, ठीक है, तो उस समय हमें जो पढ़ना रहता है वहाँ पर हमें चार ही तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। थीटा 0 पढ़ना है, थीटा कांस्टेंट पढ़ना है, थीटा इंक्रीजिंग पढ़ना और एक थीटा डिक्रीजिंग पढ़ना है। तो ये चार है आपका। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 3 तो ये हो गया आपका, नंबर 4 में आपका ये वाला ग्राफ है। यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि शुरू में देखिए 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये शुरू में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है टाइम एक्सिस के साथ। फिर जैसे जैसे ये ऊपर गया है तो ग्राफ ऐसे हो गया, तो बाद में आपका ग्राफ ये इस तरह से हो जाएगा, इस लाइन पे हो जाएगा, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा बाद में चल के। तो थीटा क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट एक लिखा हुआ, क्या नोट लिखा हुआ है, अगर हम xt ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, xt ग्राफ का एरिया हम निकालेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी हम xt ग्राफ का एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में भी देख लीजिए, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, दोनों है आपका। यहाँ पर थीटा 0 है, तो थीटा अगर 0 है तो टेन थीटा 0, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेन थीटा 0 है और ये वीटी है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, पॉज कहाँ गया, हाँ। तो अब देखिए, तो यहाँ पर पहले वाले ग्राफ में इसका मतलब क्या होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरे नंबर पे ग्राफ पे क्या है, वीटी कर्व। वीटी कर्व आपका इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए थीटा क्या है, कांस्टेंट है, और टेन थीटा क्या है, अगर थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना, अगर टेन थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम कभी भी एक्सेलरेशन निकालेंगे, हाँ, ठीक है, टेन थीटा। तो देखिए, अब कहने का ये मतलब है, आप इसको अच्छे से समझिए, कंफ्यूज मत करो, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने एक पॉइंट शायद मैंने गलत बता दिया। आप ऐसे याद रखो, जब हम xt ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, जब हम vt का स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है, और जब हम at का स्लोप निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। एक हो गया स्लोप का। स्लोप के लिए 3 पॉइंट, क्या क्या, पहला पॉइंट, xt का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, vt का निकालेंगे स्लोप तो एक्सेलरेशन मिलेगा, at का स्लोप निकालेंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो एक हो गया स्लोप। दूसरा हो गया आपका एरिया। अगर हम xt का एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, vt का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, at ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें ग्राफ कितने पढ़ने हैं, एक पॉइंट पे, जैसे xt के लिए हमें 4 ग्राफ पढ़ने हैं, तो 4 तिया हो गया 12, तो टोटल 12 ही ग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हर एक में 4 पढ़ना है। तो ये आपका मैंने वीटी ग्राफ का, ये देखिए, ये वीटी ग्राफ का मैंने, ये दूसरा ग्राफ हो गया। तो दूसरा ग्राफ का मतलब हो गया कि पार्टिकल जो है वो कैसे मूव करेगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में रहेगी। अब देखिए तीसरा जो ग्राफ है, यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम,
तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका एक और हो गया आपका चौथे नंबर पे जो ग्राफ हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा, थीटा डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग थीटा अगर होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर टेन थीटा डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, और एक ग्राफ आपका ऐसा होता है, ठीक है, 5 नंबर पे वीटी ग्राफ में एक और ग्राफ होता है कि जब जीरो समय था, इस ग्राफ को देखिए, जब जीरो टाइम पे वी वेलोसिटी है और टी टाइम पे इसका वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी इज वी, और एट टी इक्वल्स टू टी फाइनल वेलोसिटी इज वी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया जब ऐसा ग्राफ रहेगा तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका ये आपका पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप हम किसका निकालेंगे, एक्स टी का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वी टी का स्लोप निकालेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। ए टी का हम स्लोप नहीं निकालते, क्रॉस है मतलब हम नहीं निकालते। यहाँ पर देखिए ए टी का क्रॉस है। एरिया किसका निकालते हैं, एक्स टी का एरिया निकालते हैं। वी टी का हम डिस्प्लेसमेंट, वी टी क्या है, वी टी का अगर हम एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक्स टी का एरिया हम नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक्स टी का एरिया निकालने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और फिर अगर हम ए टी का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो ये देखिए एक्स टी का ग्राफ और वी टी का ग्राफ, ये 4 ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ग्राफ नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वें नंबर पे देखिए क्रॉस क्या हो, इसका मतलब एक्स टी का ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वी टी का ग्राफ ये होगा आपका चारों, ठीक है 4 होगा, और ये वी टी का पॉसिबल है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्स टी एंड वी टी ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल आपका इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनडीए में पूछा है शायद। यहाँ पर देखिए एक एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है और एक्स टी ग्राफ में ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो ए और बी है, तो ए जो है टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है और बी जो है वो टाइम एक्सिस के साथ आपका 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी, यानी ए की वेलोसिटी और बी के वेलोसिटी का रेशियो निकालो। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या क्या है, मेरे पास गिवन है आपका ग्राफ ऑफ एक्स टी। तो एक्स टी, ग्राफ ऑफ एक्स टी जो है ये क्या मिलेगा, एज वी नो दैट स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। हमसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट सोचना कैसे है, सोचना ऐसे है कि दिया हुआ है आपका एक्स टी और पूछ रहा है वेलोसिटी। अच्छा भैया, एक्स टी दिया हुआ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम सोचेंगे कि एक्स टी दिया हुआ और वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा, तो सर हमको बताए थे कि जब एक्स टी दिया हुआ रहे और अगर एक्स टी का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और एक्स टी का एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम एक्स टी का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालें तो वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी बराबर स्लोप ऑफ ए बटा स्लोप ऑफ बी। तो ए कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, 60 बना, 1030 बाई 1060 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इतना, तो ये आपका 1:3 आ गया, ये आंसर हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एनडीए में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक और सवाल है, यहाँ पे देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ है। जाहिर सी बात है, ग्राफ देखने से पता चला पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज शोन इन फिगर। ठीक है, कैलकुलेट, पहला सवाल क्या है, कैलकुलेट, पहला पूछा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दूसरा पूछा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा नंबर पर पूछा एवरेज स्पीड एंड चौथे नंबर पर पूछा एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया भाई, देख लेते हैं एक्स टी ग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन है और ये यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू। तो अच्छा, तो एक्स टी का तो हम एरिया निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, एक्स टी का एरिया निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। तो एक्स टी का हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे। तो एक्स टी का स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर कवर करने की बात हो जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ये होता है एक्चुअली में जो कवर करता है। तो देखिए पार्टिकल ओ से पहले ए में चला, फिर बी में गया, फिर आपके पास सी में आया, फिर डी में गया। तो हम क्या लिख देंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ओ से ए कितना चला, 40 मीटर चला, और फिर 40 मीटर चला ए से बी में, फिर बी से जब सी में आया तो इधर देखिए -20 है, नीचे कितना है आपका, यहाँ पर देखिए -20 है, और फिर सी से डी में गया तो फिर ये +20 है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये ओ से ए चला 40, फिर ए से बी चला, फिर 40 चला,
फिर बी से सी चला, फिर ये भी 40 चला, फिर सी से डी चला, फिर ये भी क्या चला, सॉरी बी से सी चला 20 और ये भी चला 20। तो टोटल हो गया आपका 20, मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर ये चल दिया 40 + 40 और टाइम एक्सिस के नीचे चल दिया 20 + 20। डिस्टेंस है इसलिए हम डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसमें प्लस माइनस नहीं होता है इसमें, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल कितना आ गया 40 + 40 + 20 + 20, ये आ गया 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पार्टिकल ओरिजिन से चला और डी पॉइंट पर यानी 6वें सेकंड पर पार्टिकल फिर कहाँ पर पहुँच गया, ओरिजिन पर पहुँच गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक्स दे रहा है, तो 6वें सेकंड पर फाइनली पॉइंट डी पर है पार्टिकल, और फाइनली अगर पॉइंट डी पर है तो डी पर हम देख रहे हैं कि कोई भी मेरा क्या नहीं है, कोई भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पोजीशन इसका 0 शो कर रहा है, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हैं 120, और 120 जाने में कितना समय लगा, तो ये देखिए 0 से लेकर 6 सेकंड तक, ओ से लेकर डी तक, तो ओ से लेकर डी तक कितना 6 सेकंड लगा, तो 120/6 यानी 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जानते हैं 0 है और टोटल टाइम कितना 6 है, तो 0/6। तो ये देखिए आपका इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है। तो इस तरह से और भी एक सवाल है, ठीक है। तो इस तरह से कई सवाल हैं, तो मैं यहाँ तक आज रहने देता हूँ। बाकी आपका इसका दूसरा पार्ट जो है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पार्ट 2 मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और आपको आगे फिनिश करूँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।